नमस्कार। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं जम्मू और कश्मीर के डोडा विधानसभा क्षेत्र को। यह सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक केस स्टडी है। एक आईना है जो दिखाता है कि कैसे किसी भी इलाके का भूगोल, वहां के लोगों की पहचान और शासन की हकीकत मिलकर उस क्षेत्र की राजनीतिक तकदीर लिखते हैं। तो आइए उन आंकड़ों और जमीनी सच्चाइयों में उतरते हैं जो डोडा की कहानी बताते हैं। देखिए, डोडा को समझना है तो पहले उसकी जमीन को महसूस करना होगा। ये हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा इलाका है जहां का भूगोल भी और सियासत भी दोनों ही काफी अस्थिर हैं। ये जो ऊंची नीची पहाड़ियां, गहरी घाटियां और पल पल बदलता मौसम है ना, ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं। ये यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनके रोजगार और हाँ, उनकी राजनीतिक पसंद पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। इसी वजह से डोडा का रणनीतिक महत्व इसे सिर्फ एक विधानसभा सीट से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। तो जरा यहाँ के कुछ बुनियादी आंकड़ों को देखें जो एक साफ तस्वीर बनाते हैं। 2024 में यहाँ करीब 98,600 वोटर थे। अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट लगभग 85% है, जो कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ का वोटर जागरूक है, मुद्दों को समझता है। लेकिन इसके साथ एक और सच ये है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था आज भी मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर ही टिकी है। कोई बड़ा उद्योग नहीं है। यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट यहाँ की चुनौतियों और उम्मीदों को जन्म देता है। इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम डोडा की धड़कन यानी यहाँ के वोटर्स को समझेंगे। फिर 2024 के जनादेश से मिले संकेतों को डिकोड करेंगे, नतीजों की वजहों को परत दर परत खोलेंगे और पिछले 7 चुनावों के पैटर्न पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में हम शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट और अगले 5 साल का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, डोडा की धड़कन। यहां हम डोडा के लोगों, उनके समाज के ताने बाने और उनकी सबसे बड़ी चिंताओं पर फोकस करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी राजनीति को समझने की चाबी वहां के लोगों को समझने में ही छुपी होती है। डोडा की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के समाज के इस ताने बाने को समझना बेहद जरूरी है। ये बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है। यहाँ करीब 54% मुस्लिम आबादी है और 46% हिंदू आबादी। लेकिन बात सिर्फ धर्म तक ही नहीं रुकती। यहाँ भाषा की पहचान भी उतनी ही अहम है। लगभग 40% लोग कश्मीरी बोलते हैं और 35% पहाड़ी। यही धार्मिक और भाषाई समीकरण डोडा की राजनीति को इतना जटिल और अक्सर अप्रत्याशित बना देता है। आंकड़ों से हटकर जमीन पर लोगों की असल दिक्कतें हैं क्या? दूर दराज के गांव में पक्की सड़कों की कमी। इसका मतलब है कि सर्दियों में कई गांव बाकी दुनिया से कट जाते हैं। युवाओं में भयंकर बेरोजगारी है क्योंकि कोई बड़ा उद्योग ही नहीं है। अच्छी सेहत और पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं भी बहुत सीमित हैं। सरकारी योजनाएं पहुंच तो रही हैं, पर उनका अमल आधा अधूरा है। और इन सब के ऊपर सुरक्षा और विश्वास के वो पुराने मुद्दे हैं जो आज भी मन में बसे हैं। तो सोचिए, जब एक वोटर वोट डालने जाता है तो उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के दिल में, 2024 के जनादेश के संकेत। देखिए, चुनाव के नतीजे सिर्फ हार जीत के नंबर नहीं होते, ये वोटर का एक साफ संदेश होते हैं और हमें उस संदेश को सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। आइए कहानी शुरू करते हैं 2014 से। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने डोडा में 36.63% वोट हासिल करके सीट जीती थी। एक मुस्लिम बहुल सीट पर यह एक बहुत बड़ी जीत थी और ये बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी था। ये आंकड़ा हमारे विश्लेषण की बुनियाद है। और अब 2024 का आंकड़ा देखिए, बीजेपी का वोट शेयर 36.63% से गिरकर सीधा 25.61% पर आ गया। ये लगभग 11% की एक बहुत बड़ी गिरावट है। ये गिरावट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? वोटरों ने यह संकेत क्यों दिया? ये स्लाइड 2024 की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, 31.83% वोट लेकर जीत गई। बीजेपी 25.61% के साथ दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का मिलाजुला वोट शेयर लगभग 24% था। इससे बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के खिलाफ वोट बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा एक नए खिलाड़ी को मिल गया। और जीत का फासला देखिए, सिर्फ 4,538 वोट। लगभग 98,000 वोटरों वाली सीट पर यह दिखाता है कि मुकाबला कितना नजदीकी था। ये डोडा की राजनीति के उस अस्थिर मिजाज को भी दिखाता है कि यहां बस कुछ हजार वोटों का हेरफेर पूरे खेल को पलट सकता है। तो अब हम सवाल क्या हुआ से क्यों हुआ पर आते हैं। इस हिस्से में हम ऊपर की वजहों से आगे बढ़कर उन व्यवस्थागत कारणों को देखेंगे जिन्होंने 2024 के नतीजों को शक्ल दी। यहां हमारा ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर है।
आइए बीजेपी उम्मीदवार गजे सिंह राणा के प्रोफाइल का एक रणनीतिक विश्लेषण करते हैं। एक तरफ उनकी ताकत थी पार्टी का मजबूत सपोर्ट, कोई क्रिमिनल केस नहीं और अपने कोर हिंदू वोटरों से जुड़ने की काबिलियत। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी थीं। एक सांप्रदायिक विवाद ने उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया, पॉलिसी के मुद्दों पर उनकी पकड़ थोड़ी सीमित लगी और शायद उनका प्रोफाइल मुस्लिम और पहाड़ी वोटरों को अपनी तरफ खींचने में उतना कामयाब नहीं हो पाया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। उम्मीदवार का सार्वजनिक संदेश था विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट हों, लेकिन एक कथित वीडियो से जो विवाद पैदा हुआ उसने ठीक इसका उल्टा असर डाला। ये एक बड़ी रणनीतिक गलती को दिखाता है। जब आपके शब्दों और आपके कथित कामों में फर्क दिखता है तो वोटर का भरोसा जीतना नामुमकिन हो जाता है। यहीं पर भारतीय संविधान के मूल्य जैसे हर व्यक्ति की गरिमा और जिम्मेदारी के साथ बोलने की आज़ादी सिर्फ कानून की किताबें नहीं बल्कि असरदार राजनीति की बुनियाद बन जाते हैं। 2024 का नतीजा कोई अकेली या अचानक हुई घटना नहीं है। इसे सही से समझने के लिए हमें डोडा के चुनावी इतिहास की गहरी परतों में उतरना होगा। ये सेक्शन पिछले 7 चुनावों के पैटर्न को देखकर बताएगा कि डोडा में अस्थिरता एक नियम है, कोई अपवाद नहीं। ये टेबल डोडा की पूरी राजनीतिक यात्रा का निचोड़ है। 1987 में देखिए जेकेएनसी का वोट शेयर 92% से भी ज्यादा था और 2024 आते आते ये सिर्फ 18% पर सिमट गया। ये एक पार्टी के दबदबे के खत्म होने की कहानी है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सीट लगातार पार्टियों के बीच घूमती रही है। जेकेएनसी, निर्दलीय, कांग्रेस, बीजेपी और अब आप। कोई भी पार्टी इस सीट पर लंबे समय तक अपना कब्जा नहीं जमा पाई है। यह स्विंग वोटिंग का एक क्लासिक केस है, जहां वोटर किसी पार्टी से बंधा नहीं है बल्कि मुद्दों और उम्मीदवार को देखकर वोट करता है। तो अब तक हमने समस्या को समझ लिया, अब बात करते हैं समाधान की। ये सेक्शन सिर्फ विश्लेषण से आगे बढ़कर एक रणनीतिक ढांचा पेश करता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो वोटरों की शिकायतों को दूर करने और राजनीतिक विश्वास को दोबारा बनाने का रास्ता दिखाता है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या चारमुखी रणनीति कह सकते हैं। इसका पहला चेहरा है डिलीवरी का, यानी जमीन पर ठोस काम दिखाना, जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल। दूसरा चेहरा है छवि का, उम्मीदवार को सिर्फ एक तबके का नहीं बल्कि सभी समुदायों के रक्षक के तौर पर स्थापित करना। तीसरा चेहरा है विपक्ष का, अपनी तरक्की को विरोधियों की नाकामियों के सामने रखकर दिखाना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है सामुदायिक चेहरा, सामाजिक सद्भाव की सोच के साथ अलग अलग समुदायों के बीच पुल बनाना। अब सवाल ये है कि इस रणनीति को जमीन पर उतारा कैसे जाए। अगला सेक्शन आने वाले 5 सालों के लिए कुछ ठोस और करने लायक कामों की रूपरेखा देता है। ये एक लंबी अवधि की योजना है जो सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सही मायनों में शासन करने के लिए है। तो 2029 की तरफ देखते हुए एक असरदार रणनीति कैसी होनी चाहिए? इसकी शुरुआत अपने कोर हिंदू बेस को ध्रुवीकरण से नहीं बल्कि सबके विकास के साथ मजबूत करने से होगी। साथ ही सरकारी योजनाओं के आंकड़ों और एक नए सबको साथ लेके चलने वाले चेहरे के साथ उदारवादी मुस्लिम समाज तक पहुंचना होगा। आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा युवा है, तो स्किल डेवलपमेंट और रोजगार मेलों के जरिए उन तक पहुंचना सबसे जरूरी होगा। और हाँ, मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन की कमजोरियों को सामने लाना और एक अनुशासित, जोड़ने वाला संदेश देना भी उतना ही अहम होगा। और आज के जमाने में डिजिटल पहुंच के बिना कोई भी रणनीति अधूरी है। डोडा के 85% लिटरेसी को देखते हुए एक स्मार्ट डिजिटल कैंपेन बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है बल्कि कश्मीरी और पहाड़ी जैसी स्थानीय भाषाओं में सही कंटेंट बनाना, व्हाट्सएप हेल्पलाइन चलाना और जमीनी कामयाबी की कहानियों को लोगों तक पहुंचाना है। विश्वास बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी कानून के तहत लोगों की प्राइवेसी और सहमति का पूरा सम्मान हो, ताकि डेटा का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए। और आखिर में हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं, एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहां विकास की जरूरतें भी हैं और पहचान की राजनीति की जड़ें भी गहरी हैं। क्या वाकई में सिर्फ शासन को, गवर्नेंस को प्राथमिकता देने वाला एजेंडा बंटवारे की इन धाराओं पर काबू पा सकता है? ये सवाल सिर्फ डोडा का नहीं है बल्कि आज हिंदुस्तान की राजनीति के कई हिस्सों के लिए अहम है। इसका जवाब तो वक्त ही देगा और ये वोटरों के विवेक पर निर्भर करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें।